हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान। 12वीं भौतिक विज्ञान में 14वां चैप्टर, या आप मान लो चैप्टर का नाम ही देख लो, तो परमाणु। परमाणु में अपन ने क्या देखा? सबसे पहले थॉमसन का मॉडल देखा, जिसने बताया कि परमाणु उदासीन है। उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल दिया था थॉमसन ने, और इस मॉडल की तुलना तरबूज और तरबूज के बीजों से की थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा रदरफोर्ड, जिसने सोने की पन्नी का प्रयोग या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था अपने दो शिष्य गाइगर और मार्सडन की सहयोग से। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखें तो प्रयोग किया, उसने बताया नाभिक के बारे में कि सारा जो धनावेशित है वो एक केंद्र पे केंद्रित रहता है, और उसे नाभिक बोला। किसने कहा? रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड की कुछ कमियां हैं, दो कमियां हैं, उसके बारे में अपन ने देखा। रदरफोर्ड की पहली कमी थी कि रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के अनुसार रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्वरित होता है, और तब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत जो था उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई चीज़ त्वरित होती है तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब भी त्वरित होता है तो उसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अपन ने देखा था जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती जाएगी तो परमाणु जो में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के समीप आता जाएगा, और नाभिक के जैसे जैसे वो समीप आता जाएगा तो अंत में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा, अतः नाभिक अस्थायी है, ऐसे माना गया। रदरफोर्ड के पहले कमी बताई गई, ऐसे वैज्ञानिकों ने बताया। दूसरा कि अगर वो कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम भी सतत होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय होता है। ये दो कमियां थी। उन्हीं के बाद में आए बोर साहब। तो बोर साहब ने क्या किया, ये बोर साहब है, आप देखिए, ठीक है। तो इन बोर साहब ने, इनका नाम क्या है, नील्स बोर। नील्स बोर। तो ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे नील्स बोर साहब, ठीक है। इस चैप्टर में पूरा इंपॉर्टेंस जो है ये बोर साहब का ही है। पूरी कहानी जो मेन है, जो जहाँ से सवाल आते हैं बार बार, वो इन बोर साहब पे आते हैं। और इस टॉपिक में, नील्स बोर के इस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी। तो ये आपको देख रहे हैं एक युवा नील्स बोर साहब, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड की कमियों को एनालिसिस किया। देखो जब भी कोई वैज्ञानिक है, देखो क्या होता है, वैज्ञानिकों में भी क्या होता है, एक वैज्ञानिक ने कोई खोज की तो 1000 वैज्ञानिक जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो क्या करेंगे, उस खोज के तार्किक प्रमाण मांगेंगे, भाई क्या है प्रमाण बताइए। तो इसी तरह से टांग खींचने की आदत है, किसी ने कोई खोज कर दी तो दूसरे लोग भी एक टांग खींचेंगे। किसी भी फील्ड में होता है, टांग खींचने की आदत रहती है कि भाई इसने कैसे कर लिया। तो वही रदरफोर्ड साहब के साथ हुआ। लेकिन बोर साहब ने आया, देखा कि यार वैज्ञानिक रदरफोर्ड साहब की कमियां बता रहे हैं, उन कमियों पे ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा मैं इसी पे रिसर्च करना शुरू करता हूँ। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, रदरफोर्ड स्थिर सम्मत विद्युत चुंबक की जो सिद्धांत था उसको रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट में वैज्ञानिकों ने घुसा दिया, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। उसका चिर सम्मत, मैं शब्द बोल रहा हूँ, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है उसका वाकई में ये परमाणु से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से इन्होंने इस पर रिसर्च किया, इन्होंने बताया कि वास्तविकता में क्या है। तो आप देखिए, ये इस तरह से अपन आगे देखेंगे। तो आगे अपन चलते हैं, क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणु और सदृश आयनों के लिए बोर साहब का जो मॉडल था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो इधर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन सदृश, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन सदृश जो है आयन है, ध्यान से देखिए बच्चों, आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए, तो देखो एक तो हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बोर साहब ने डिटेल में बताया, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु। और हाइड्रोजन सदृश, इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन सदृश मतलब जो भी परमाणु की अपन बोर साहब ने बात की है उसमें बाहरी कक्ष में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना। जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लीजिए सर आप हीलियम की बात कर रहे हो, तो हीलियम में 2 होते हैं तो एक चला गया, क्लियर। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब बचा एक ही। तो जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, हाइड्रोजन सदृश, उन्हीं के बारे में बोर साहब ने बताया। बोर साहब का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि बाहरी कक्ष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन सदृश बोल दिया आयनों के लिए। ये सब आयन बन गए, ये आयन बन गए, क्योंकि आपको पता है इसमें परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका 3 होता है। तो 2 में से एक प्रोटॉन चला गया और इलेक्ट्रॉन चला गया, और 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखो क्या है कि डेनमार्क के वैज्ञानिक, बच्चों ध्यान से पैराग्राफ में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि डेनमार्क जो है
कंट्री है, वहाँ के वैज्ञानिक थे नील्स बोर, ने परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में स्थायित्व संबंधी समस्या, आपने कहा था ना कि परमाणु अस्थायी है रदरफोर्ड साहब के अनुसार, तो और आपने कहा था कि सतत विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए, लेकिन जो विकिरण तो है कैसा रेखीय करते हैं। तो ये दो समस्याएं थी रदरफोर्ड साहब की, एक तो स्थायी संबंधी, एक सतत विकिरण संबंधी। ये जो दो समस्याएं थी इस पे उन्होंने विचार किया, गहन चिंतन किया। यद्यपि बोर साहब यह जानते थे कि चिर सम्मत भौतिकी, मतलब जो पुरानी एक क्लासिकल होती है, एक मॉडर्न फिजिक्स होती है, बताया, और अपन ये पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। देखो दो तरह की फिजिक्स होती है, बता दूं मैं आपको फिजिक्स, एक होती है क्लासिकल मतलब पुरानी चिर सम्मत क्लासिकल डांस होता है, और एक मॉडर्न डांस होता है, वैसे होता है ना, ठीक है। क्लासिकल मतलब कथक वथक, अपने जो मारवाड़ी नृत्य हो गए, घूमर उमर, वो क्लासिकल डांस है। मॉडर्न मतलब जो आजकल आते हैं हनी सिंह वनी सिंह के डांस वांस नृत्य, वो, ठीक है। तो चिर सम्मत मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब आधुनिक। तो चिर सम्मत भौतिकी के अनुसार, देखो चिर सम्मत जो पुरानी भौतिकी है उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षाएं स्थायी नहीं हो सकती। चिर सम्मत भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं स्थायी नहीं हो सकती, लेकिन मॉडर्न भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्या होती है, स्थायी होती है। ये किसने कहा, बोर साहब ने कहा। तो चिर सम्मत भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षाएं स्थिर नहीं हो सकती, किंतु वस्तुतः परमाणु स्थायी है। उस दौरान यह था कि भाई कक्षाएं स्थायी नहीं है लेकिन परमाणु स्थायी है। ये किसमें था, चिर सम्मत भौतिकी में ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन अतः चिर सम्मत वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत की परमाणु संबंधी प्रकरणों में वैधता पर पुनः विचार आवश्यक है, ऐसा बोर साहब ने कहा। साथ ही उस समय तक यह भी ज्ञात हो चुका था, तो इस पर पुनर्विचार के लिए बोर साहब ने चिंतन किया कि जो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षाएं हैं वो अस्थायी है लेकिन परमाणु स्थायी है, ये बात कुछ जमी नहीं। बोर साहब ने कहा कि इसमें कुछ चिंतन पुनः करने की जरूरत है। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट ही, बोर साहब ने कहा कि भाई कॉन्सेप्ट ही गलत है, हो सकता है, क्योंकि परमाणु तो स्थायी है ओवरऑल और उसकी कक्षाएं भी स्थायी है, बाद में बोर साहब ने बता दिया था। साथ ही उस समय तक यह भी ज्ञात हो चुका था कि हाइड्रोजन परमाणु दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा, साथ ही उस समय तक यह भी ज्ञात हो चुका था कि हाइड्रोजन परमाणु दृश्य प्रकाश के लिए सभी तरंगों के विकिरण उत्सर्जित नहीं कर सकता। सभी के नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या, तब तक ज्ञात हो चुका था सभी के नहीं कर सकता मतलब सतत तो नहीं है। सभी तरंग दैर्ध्यों के, सुनिए, सभी तरंग दैर्ध्यों के विकिरण, या अपन कह सकते हैं सभी आवृत्तियों के विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। कौन, हाइड्रोजन परमाणु। तो इससे तो ज्ञात होगा कि सभी के नहीं करता, इसलिए मतलब सतत तो नहीं है। सभी के करता तो ऐसे लाइनिंग कंटिन्यू 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 आती, स्पेक्ट्रम ऐसा आता कंटिन्यू कंटिन्यू, तो सतत हो जाता। लेकिन तब तक ज्ञात हो चुका था, इसका मतलब स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम तो नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, नहीं कर सकता। हाइड्रोजन दृश्य प्रकाश में केवल 4 विशेष तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन जो है दृश्य प्रकाश में केवल कितने, 4 विशेष तरंग दैर्ध्य ही उत्सर्जित करता है। मतलब अपन कह सकते हैं ऐसे 4, ठीक है, करता है। बामर ने, ठीक है, ये बात हो गई कि भाई उन्होंने रदरफोर्ड की जो कमियां थी उस पर चिंतन किया और फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट इसमें घुसाए गए थे जबरदस्ती चिर सम्मत भौतिकी के, उनको भी उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई इसको इसमें नहीं घुसाना चाहिए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। बामर ने अनुभविक रूप से मैं एक सूत्र दिया, तब तक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इससे पहले एक जो बामर वैज्ञानिक थे ये, ठीक है, ये शिक्षक थे, इन्होंने अनुभविक रूप से एक सूत्र दिया जिसके अनुसार ये तरंग, इन्होंने इस तरह का एक सूत्र दे दिया उस टाइम, 1/λ बराबर r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बोर के कॉन्सेप्ट से पहले ये चीज़ दे चुके थे, जिसमें r क्या है, लैम्बडा तो तरंग दैर्ध्य है, r क्या है, r है रिडबर्ग नियतांक, लिखा हुआ है, मैं लिख देता, r क्या है, आगे और पढ़ेंगे, रिडबर्ग नियतांक कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। चलो आगे और पढ़ेंगे। तो ये बोर साहब ने ऐसे एनालिसिस किया कि भाई उसकी, भाई सीधी सी बात है, किसी के ऊपर अपन खोज करें तो उसकी कमियों के बारे में चिंतन करना जरूरी है, नहीं तो जनता और अन्य वैज्ञानिक इनको भी नकार देते। तो इन्होंने चिंतन किया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, और ये देखिए साथ में, ये आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक में ये क्या है, येलो और रेड जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, आगे और चर्चा करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, किंतु ना तो बामर ना ही कोई अन्य सूत्र की स्थापना के लिए कोई सैद्धांतिक स्पष्टीकरण दे पाए। मतलब सूत्र तो दे दिया बामर ने, लेकिन उसका जो बामर ने, ना तो बामर ने ना कोई अन्य वैज्ञानिकों ने इस सूत्र की स्थापना के लिए कोई सैद्धांतिक दिया। अपन तो देखो भाई सूत्र दे दिया तो भाई आया कहाँ से ये तो बताओ,
यही नहीं बताया तो क्या मतलब। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए, तो नहीं दे पाए, तो ये बोर्ड साहब के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। इन्होंने कहा कि भाई चलो मैं करता हूँ जो करना है। 1913 में इस सूत्र को देखने के पश्चात 1913 में बोर्ड साहब ने इसको देखा सूत्र को, जो कि इन्होंने दिया था 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये किसने दिया था? बामर साहब ने। इस सूत्र को देखने के बाद 1913 में बोर्ड ने अनुभव किया कि वे परमाणुओं के स्थायित्व की व्याख्या तथा उपयुक्त सूत्र की सैद्धांतिक व्युत्पत्ति कर सकते थे। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये सूत्र है, ये बामन नहीं कर पाए तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि परमाणुओं के स्थायित्व की व्याख्या भी हो सकती है, की जा सकती है, और सूत्र की सैद्धांतिक व्युत्पत्ति, सिद्धांतों के साथ व्युत्पत्ति भी हो सकती है यदि वे कुछ साहसिक अभिग्रहितों का प्रतिपादन करें। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अभिग्रहित या नियम लाने पड़ेंगे, उससे क्या होगा, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी हो जाएगी और सूत्र जो है उसकी सैद्धांतिक व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं उपयुक्त सूत्र की। इस सूत्र की किसने? बोर साहब ने, कि भाई जो बामन ने इस सूत्र दे दिया लेकिन इसकी सैद्धांतिक व्युत्पत्ति नहीं की, वो मैं कर सकता हूँ। तो बोर्ड ने चिरसम्मत भौतिकी एवं प्रारंभिक क्वांटम संकल्पना को संयुक्त करते हुए, तो बोर्ड साहब ने क्या किया, जो चिरसम्मत भौतिकी थी और प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं, इन दोनों को सम्मिलित कर दिया। तो चिरसम्मत भौतिकी जिसमें कुछ गलत चीजें मानी जा रही थी उसको, और प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को क्या किया, संयुक्त करते हुए हाइड्रोजन परमाणु के लिए 3 अभिग्रहितों की, कितने? 3 अभिग्रहित किसके लिए दिए भाई? पहले हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और फिर ये नियम हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं आयनों के लिए भी लागू कर दिए गए के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। मूलतः सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किंतु इसे हाइड्रोजन सदृश आयनों हीलियम, लिथियम इत्यादि पर भी लागू किया जा सकता था, क्योंकि इन आयनों में हाइड्रोजन की तरह एक ही कक्षीय इलेक्ट्रॉन होता है। बोर के जो अभिग्रहित है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, बोर साहब ने क्या किया, देखा उस टाइम पे कि भाई यहाँ रदरफोर्ड साहब ने खोज की, तो रदरफोर्ड साहब की क्या कमियां थी उनके बारे में उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई वैज्ञानिकों ने उन्हें गलत बताया तो क्यों बताया, क्या वाकई में वो गलत है या लोगों ने उसको गलत समझा, गलत कॉन्सेप्ट घुसा दिया। ठीक है, तो उस टाइम फिजिक्स अपनी प्रोग्रेस लेवल पे था, इसलिए चिंतन करना आवश्यक था। तो फिर बाद में उन्होंने चिरसम्मत भौतिकी एवं प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को संयुक्त करते हुए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, उनका टारगेट सब हाइड्रोजन परमाणु था। हाइड्रोजन भी छोटे से छोटा है, उसके बारे में पढ़ना आसान है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए उन्होंने 3 नियम दिए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, देखो पहला नियम इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी, वर्ड देखना, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, सुनना वापस, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसमें भाई? स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में। मैं शब्द लिख देता हूं, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इससे पहले रदरफोर्ड साहब के टाइम में तो चिरसम्मत भौतिकी में ये मानते थे कि जो कक्षाएं हैं वो कैसी होती है? अस्थायी होती है, लेकिन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब कक्षाएं कैसी होगी? स्थायी होगी। मतलब इसका मतलब है कि वो चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न नहीं करते हैं। क्लियर? ताकि उनकी ऊर्जा कम हो और उनकी क्या हो, वो नाभिक के नजदीक आते रहे, ऐसा कुछ नहीं। स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो और अब जब वृत्ताकार शब्द आ गया तो आपको पता ही है, देखो मैं बताऊं, ये प्रोटॉन या ये नाभिक, और ये मान के चलो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, तो आपको पता है वृत्ताकार में कोई ना कोई बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है, कोई ना कोई बल। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल क्या होगा भाई? तो यहाँ पे आप देखो कि कूलॉम प्लस आवेश है, ये भी आवेश ये भी आवेश, तो आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? कूलॉम बल। कौन सा बल लगेगा? कूलॉम बल। तो उन्होंने कहा कि अब जो अभिकेंद्रीय बल है वो कूलॉम बल जो है, अब अभिकेंद्रीय बल की जगह कौन ले रहा है? कूलॉम बल। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, अभिकेंद्रीय बल खुद से कोई बल नहीं है, कोई न कोई बल, बहुत सारे बल है इस दुनिया में, कोई न कोई बल हर सिचुएशन में अभिकेंद्रीय बल बन जाता है। जैसे अपन सड़क के चारों ओर चक्कर लगाने वाला 11वीं कक्षा में देखा था कि वृत्ताकार सड़क पर घूम रहे, तो अपन ने कहा था घर्षण अपने को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। फिर अपन ने बंकन वाली सड़क देखी थी, तो उसमें भी बंकन का जो एक घटक आता था, किसका?
अभिलंब बल का या प्रतिक्रिया बल का, उसका एक घटक जो अपने को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता था। इसके अलावा अपन ने गुरुत्वाकर्षण में देखा था कि गुरुत्वीय बल अपने को, कोई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, क्यों घूम रही है भाई? तो घूम रही है, इसके पीछे क्या रीजन है कि गुरुत्वीय बल अपने को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे आवेश है तो अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है आपको? कूलॉम बल। ठीक है, अब यहाँ से अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलॉम बल। अब अभिकेंद्रीय बल कूलॉम बल की अगर अपन कहानी देखें, ध्यान से देखिएगा, काम महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको कैसे लिखूं? मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलॉम बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? mv² बट्टा आर बराबर कूलॉम बल कितना हो जाएगा? k q1 q2 बट्टा आर। अभी तो यही होगा, फिर इसका मान रखना पड़ेगा। तो पुनः देखें कि mv² बट्टा आर जो है वो तो पड़ा रहेगा एज इट इज, और k की जगह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सुनिएगा ध्यान से। अब ये मान के चलो z होगा, कोई भी परमाणु क्रमांक हो सकता है। तो मैं यहाँ अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? Ze। बाहर कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। आकर्षण बल होगा, आपको ही पता है, और बट्टा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि mv² बट्टा आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZEE बट्टा आर स्क्वायर। क्लियर? तो फाइनली इस फॉर्मूले को अपन पूरा व्यवस्थित करें तो बच्चों देखो mv² बट्टा आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बट्टा आर स्क्वायर। अब आपको समझ में, आपने ये चीज़ें केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी 11th क्लास में, लेकिन ये पहले काम का फॉर्मूला भी ध्यान रखना। देख लो इसको, देख लो, तुरंत याद कर लो कि अभिकेंद्रीय बल आपको पता ही mv² बट्टा आर, जो अभिकेंद्रीय बल है वो इस सूत्र से यहाँ दिया जाएगा ZE, और बाहर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अपने लिखा कि अंदर कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, तो अंदर तो क्या हो जाएगा? ZE, और बाहर क्या रहेगा? सिर्फ E। क्लियर? और माइनस चिन्ह क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपने को पता है बल कैसा है, अभिकेंद्रीय बल चाहिए जो आकर्षण का है, इसलिए चिन्ह नहीं लिया यहाँ पे, ये ध्यान रखना। क्लियर? चिन्ह नहीं लिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पहला नियम याद कर लो भाई, ये काम आएगा। तो ये पहला अभिग्रहित और अपना सब जगह का पहला समीकरण बहुत काम का है। mv² बट्टा आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बट्टा आर स्क्वायर। क्लियर? अभिकेंद्रीय बल, कूलॉम बल जो है यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल बन जाता है। तो अब देखो आगे मैं बताता हूँ। अब ये जो चक्कर लगा रहा है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। तो ये त्रिज्या होगी r और ये हो गया वेग v। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, आगे जब अपन डेरिवेशन करेंगे इसके लिए अपन त्रिज्या भी ज्ञात करेंगे और इसका वेग भी ज्ञात करेंगे। दोनों दो डेरिवेशन, 4 डेरिवेशन है वैसे, पर मेन 2-3 डेरिवेशन है। तो आर भी ज्ञात करेंगे और इलेक्ट्रॉन का वेग भी ज्ञात करेंगे। अब चलते अपन आगे, तो इसको पढ़ लेते एक बार क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, मैंने समझा दिया वैसे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कक्षाएं अस्थायी है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है। इन विशिष्ट कक्षाओं में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय अनुमानों के विपरीत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार होता है ना कि भाई त्वरित होता है। देखो अपन ने पहले चैप्टर से शुरू किया था कि भाई कोई भी आवेश जो है अगर त्वरित होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा या आवेश त्वरित होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इन विशिष्ट कक्षाओं में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों के अनुमानों के विपरीत, उसका जो अनुमान है उसके विपरीत काम करता है, विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि रदरफोर्ड साहब सही थे। रदरफोर्ड साहब सही थे भाई। उस टाइम वैज्ञानिकों ने टांग खींची, उन्होंने तो अपने हिसाब से बता दिया जो बताना था। ठीक है, इस प्रकार की विशिष्ट कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती है। कैसी कक्षा कहलाती है? स्थायी वृत्ताकार कक्षा कहलाती है। ऐसी प्रत्येक कक्षा में परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कूलॉम आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? कूलॉम आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको परिभाषा में वापस बता दूं, क्या बतानी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मैं एक बार लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे। मेन आ गया, ये अव्यवस्थित हो जाता है कभी कभी।
अब दूसरा बोर साहब का नियम है, बोर साहब ने कहा कि भाई मेरा दूसरा नियम देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो बोर साहब ने दूसरा नियम दिया अपना, ठीक है। बोर साहब ने दूसरा, अरे बाद में बोर साहब की भी टांग खींची जाएगी, बाद में बोर साहब को भी बताया जाएगा भाई बोर साहब आपकी ये तो कमी है। अब वैज्ञानिक कोई ना कोई खोज करेगा, कमी तो होगी, ये तो पक्की बात है। जो काम करेगा उसकी कमियां निकलेगी, और जो काम करेगा ही नहीं उसकी कमियां क्या निकलनी है, ठीक है। तो जो काम करेगा निश्चित रूप से उसकी कमियां निकलनी है, लेकिन उसने एक काम किया, शुरुआत की, यही बहुत बड़ी बात है। थॉमसन साहब थे, ठीक है, उनको ना सबसे पहले याद किया जाता है। देखो बोर का दूसरा अभिकृत इन स्थायी कक्षाओं को परिभाषित करता है। तो दूसरा क्या था कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाएं पहले बताया, अब स्थायी कक्षा को परिभाषित करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसके लिए, सुनना, जिसके लिए उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। h क्या है यहाँ पे? प्लांक स्थिरांक। तो देखिए, तो सीधा सीधा हिसाब है कि उन्होंने कहा कि कोणीय संवेग जो है h/2π का, सुनना, पूर्ण गुणज हो, मतलब n से गुणा कर दो। तो कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, और l को क्या लिखते हैं? कोणीय संवेग को, l क्या होता है? कोणीय संवेग, ठीक है, इसको l से लिखते हैं। तो कोणीय संवेग होता है mvr, अपन ये 11वीं कक्षा में पढ़े हैं, nh/2π। अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान रखें। तो कोणीय संवेग होता है, ये हो गया अपना दूसरा अभिग्रहित, काम का, बड़ा काम का भाई, दूसरा अभिग्रहित कि mvr बराबर nh/2π। पढ़ लेते हैं क्या कहानी लिखी है बोर साहब ने, ठीक है। बोर साहब ने लिखा कि इन स्थायी कक्षाओं को परिभाषित, मतलब बोर साहब का ये जो अभिग्रहित है स्थायी कक्षाओं को परिभाषित करता है। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L h/2π का पूर्ण गुणज हो या पूर्णांक गुणज हो, पूर्णांक गुणज हो, लिखा हुआ वर्ड कितना? पूर्ण गुणज हो या पूर्णांक गुणज हो, जहाँ H क्या है? प्लांक स्थिरांक है, और nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn, और इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग Vn तथा कोणीय संवेग Ln है। तो गणितीय रूप में आप n लगाना है चाहो तो लगा सकते हो nवीं कक्षा के लिए, पर नॉर्मली लिखोगे तो भी चल जाएगा। n में आप खामखा कंफ्यूज होगे, कोई मतलब नहीं है। तो mvr बराबर nh/2π, आप इतना ध्यान रखो, mvr बराबर nh/2π, ठीक है, ठीक है। n जहाँ है मुख्य क्वांटम संख्या, n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। और h/2π के स्थान पे, कहीं कहीं पे h/2π के स्थान पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, mvr बराबर n h करके और ऐसे बार, और h करके ऐसे बार का मतलब ही h/2π होता है। ये आपको ध्यान रखना, या आगे भी आपको ध्यान रखना, क्लियर? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अपने काम का ये है, अपन ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे, अपन बढ़ते हैं आगे। तीसरा अभिग्रहित बोर साहब का। बोर साहब ने कहा कि भाई मेरी तीसरी बात सुन लो। बोर साहब ने कहा मैं पहली बात बता दी, दूसरी बात बता दी, अब तीसरी सुन लो। 3 बातें सुन के आप पूरा हाइड्रोजन कंगाल मारना, मेरा हाइड्रोजन के लिए तो मजा आ जाएगा आपको। तो बोर साहब ने कहा, क्या कहा? सुनिएगा 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 सुनिएगा, बताता हूँ। अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको जैसे ही अपन ने क्या किया, इसको जैसे अपन ने या तो हीट दी या इलेक्ट्रिसिटी दी, तो क्या हुआ? इसको मिली ऊर्जा। हीट या इलेक्ट्रिसिटी दी, हीट या दी इलेक्ट्रिसिटी, मैं लिख देता हूँ, हीट या इलेक्ट्रिसिटी दी, जैसे इसको ऊर्जा दी, ये क्या करेगा? अपने ऊपर वाली कक्षा में जाएगा। मान के चलो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ। अब क्या हुआ? इस कक्षा में था और ये अपने ऊपर वाले कक्षा में आ गया, सुनेगा, तो ये जो है मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि इसका एरिया ये, इसका घर ये बहुत कम समय के लिए ऊर्जा मिलने पर 10⁻⁻8 सेकंड तक वहाँ रह सकता है। किसा? 10⁻⁸ सेकंड तक, मतलब ऊर्जा दी तो चला गया। अब क्या होगा? वापस आएगा। तो जब ये ऊपर है और ऊपर से जब वापस आना है, तो जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा? ये फोटोन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? फोटोन जनरेट करेगा। फोटोन जनरेट करेगा,
क्लियर? तो यहाँ तक आप इसको देखिए, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। तो मेरे बच्चों, तीसरा अभिग्रहित के लिए पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा था, किसी भी कक्षा में लगा सकता है। हाइड्रोजन है तो पहली कक्षा में ही लगाएगा। मान के चलो इस चित्र में दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा तो लगा रहा है, स्थायी इसमें है ये। जैसे इसको अपन ने हीट या इलेक्ट्रिसिटी दी, इसको मिली ऊर्जा, इसने किया अवशोषण। क्या किया? सुनना में आगे ये काम आएगा सब। ये किया अवशोषण, ठीक है। तो जब ये अवशोषित करेगा तो इस अवशोषण से संबंधित स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे भाई? अवशोषण स्पेक्ट्रम। आगे पढ़ेंगे अपन, ध्यान से देखना। लेकिन जब ये यहाँ पहुँच गया और 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रह सकता है, उसके बाद वापस ये आएगा अपनी कक्षा में। क्लियर? कैसे भी आए वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वापस एक फोटोन जनरेट करेगा, ऊर्जा जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तब या फोटोन मान लो ऊर्जा जनरेट करेगा, तब ये फिर से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाएगा। क्या बनाएगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्लियर? इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो जब ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये जो ऊर्जा ये जो कक्षाओं में ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, उसका जो अंतर है वो फोटोन के रूप में निकलेगा। अब देखो यहाँ ये फोटोन निकला, मान के चलो ये फॉर एग्जांपल ये पहली कक्षा में ही है, मान के चलो मैं दूसरा चित्र बनाता हूँ। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये मान के जो यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये 1 है, ये कक्षा 2 है। तो जब ये कक्षा 2 से वापस कक्षा 1 में आ रहा है फोटोन रिलीज करते हुए, तो अपन क्या लिखेंगे? ऊर्जा किसकी ज़्यादा है? भाई देखो कुछ निकल रहा है, ऊर्जा निकल रही है, तो किसकी ज़्यादा है? 2 की ज़्यादा है और 1 की कम है, बस खत्म बात। तो E2 - E1 बराबर h न्यू। देखो ऊर्जा दी तब ऊपर गया, अब ये रिलीज कर रहा है, तो इसके पास ज़्यादा है तभी रिलीज कर रहा है, सीधी सी बात है। किसी के पास ज़्यादा होगा तभी रिलीज करेगा। तो इसकी ऊर्जा E2 है और इसकी ऊर्जा E1 है, तो इन दोनों कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो अंतर है वो क्या होगा? h न्यू। और आपको पता है h न्यू बोलते हैं फोटोन की ऊर्जा को, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो अब इसको पढ़ लेते क्या है। अब देखिए, उच्च कक्षा स्तर से निम्न कक्षा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, E2 से E1 में आएगा, तो E2 - E1 जो ऊर्जा का अंतर है उसी के अनुसार क्या होगा? फोटोन रिलीज होगा। दोनों में ऊर्जाओं के अंतर के बराबर फोटोन रिलीज होएगा। तो अब प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या है कि किसी दी गई स्थायी कक्षा के लिए परमाणु की ऊर्जा निश्चित होती है। क्या होती है? हर एक कक्षा के लिए ऊर्जा निश्चित है। भाई इसके लिए ऊर्जा निश्चित है, इसके लिए निश्चित है। जब अब इसके अंदर निश्चित है तो ये कभी भी उधर नहीं जाएगा, ये कभी भी उधर नहीं जाएगा, लेकिन जब ऊर्जा देंगे तो चला जाएगा। क्लियर? तो किसी दी गई स्थायी कक्षा के लिए परमाणु, सुनिएगा, किसी दी गई स्थायी कक्षा के लिए जो परमाणु है उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण कर सकता है, जा सकता है। भाई कैसे जा सकता है? मैंने बताया आपको, हीट और इलेक्ट्रिसिटी या और अन्य माध्यम से दे सकती है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा En2, और देखो मैं n नहीं लिख रहा, ध्यान से देखना, मैं सीधा E2 लिखूंगा। E2 की कक्षा से निम्न ऊर्जा E1 वाली कक्षा में संक्रमण करता है, तो इस प्रक्रिया में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा आइंस्टाइन और प्लांक समीकरण द्वारा ऐसे दी जाती है। ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने बता दिया। E2 देखो अब जो पहले है, जो ऊपर है वो ज़्यादा होगा, इसलिए अपन उसको बोलेंगे E2, और जो बाद में है उसको बोलेंगे अपन E1। तो अपन हमेशा E2 - E1 करेंगे। n लगाना हो तो आप लगा सकते हो। और आपको पता है न्यू को क्या बोलते हैं? न्यू होता है c/λ, तो न्यू की जगह c/λ अलग से आ गया। क्लियर? ये हो गए बोर साहब के 3 अभिग्रहित, और इन्हीं 3 अभिग्रहित पे आगे अपने को करने हैं डेरिवेशन। बहुत सारे डेरिवेशंस, मतलब बहुत सारे तो क्या, 4 डेरिवेशन अपने किताब में दिए हुए जो अपने को करने। तो बोर साहब का जो द्वितीय अभिग्रहित था उसका एक्सप्लेनेशन बोर साहब ने नहीं किया था। मैं यहाँ भी बता दूँ आपको, ये जो था इसका बोर साहब ने एक्सप्लेनेशन, इसको जो है लिख तो लिया था लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इसको बाद में जो एक्सप्लेन किया था वो किया था
डी ब्रॉगली साहब ने, जिसका भी एक डेरिवेशन अपने सिलेबस में होता है। क्लियर? डी ब्रॉगली साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, किससे किया था ये भी देखें। तो मैं बता दूं, डी ब्रॉगली साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, तो मैं यही लिख देता हूं, डी ब्रॉगली द्वारा बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या, यहीं पे लिख देता हूं मैं, साथ में शॉर्ट में करता हूं, बता देता हूं आपको। तो डी ब्रॉगली द्वारा बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या, तो बोर ने क्या बताया सुनिएगा। बोर का ये कॉन्सेप्ट लाना है डी ब्रॉगली द्वारा। तो इससे पहले देखिए, डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो तरंगे जो होती है अप्रगामी होती है। कैसी होती है? अप्रगामी तरंगे होती है। कैसी होती है? अप्रगामी तरंगे होती है। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वह उनकी जो तरंगे होती है वो कैसी होती है? अप्रगामी तरंगे होती है। अप्रगामी तरंग का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा रोटेशन होगा। ध्यान से देखना। अब जैसे यहाँ पे 4 तरंगे बन गई, तो अगर n बराबर 4 है तो 4 तरंगे बनेगी, 1 2 3 और ये 4। n बराबर 2 है तो 2 ही तरंगे बनेगी। इस हिसाब से बताया कि जो तरंगे होती है वो कैसी होती है? अप्रगामी तरंगे होती है। क्लियर भाई यहाँ तक? तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए ध्यान से। बोर साहब ने बताया कि जो तरंगे होती है वो कैसी होगी? अप्रगामी तरंगे होगी। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, अप्रगामी तरंगे होती है, तो देखो ये इसकी जो परिधि है, सुनिएगा, इसकी परिधि कितनी होगी? 2πr। क्लियर? इसकी पूरी परिधि, और ये पूरे n के गुणज में होगी, ये मैंने बताया आपको। तो पहला कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने, 2πr जो है वो n लैम्बडा होगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ये पहले ही बता चुके थे, ये क्या बता चुके थे कि इन्होंने कहा था कि जो संवेग होता है mv, वो होता है h सीधा h बट्टा उल्टा h। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये 2 हो गया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ होगा, और अपना जो है फाइनली जो फॉर्मूला आना है वो आ जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। दिख रहा है भाई आपको? तो आप ऐसा करिए सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। 2πr बराबर, देखो mv बराबर h बाई लैम्बडा, ये तो डी ब्रॉगली ने पिछले चैप्टर में बताया, अपन ने एक्सप्लेन किया है। और 2πr बराबर n लैम्बडा, इन्होंने अप्रगामी तरंगों से इसको संबंधित करके, इलेक्ट्रॉन की तरंगों को संबंधित करके बता दिया। अब इन दोनों से आपको कैसे भी करके ये लाना है, देखो आ जाएगा, कुछ भी करो आ जाएगा। मैं चाहता हूँ गुणा कर दूँ दोनों को, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सीधा कर दो गुणा। चलो गुणा कर दिया, तो ये आ गया mv 2πr n लैम्बडा इंटू h बाई लैम्बडा। क्लियर? लैम्बडा से लैम्बडा गया तो ये हो गया mvr, और 2π उधर चला गया। इस फॉर्मूले, देखो ये फॉर्मूला जो बोर साहब ने दिया था, उसको बोर साहब तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन किसने एक्सप्लेन किया भाई? डी ब्रॉगली साहब ने किया। तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन इस चित्र के साथ आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, ये बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब अगला टॉपिक अपने को पढ़ना है त्रिज्या। मैंने अभी आपको बताया था त्रिज्या, वेग और ऊर्जा निकालनी होती है, तो 3 डेरिवेशन है, ऊर्जा, वेग और त्रिज्या के। तो अभी तक आप देखिए इसको एक बार। ठीक है, 1 मिनट में मैं तो आज आप ये देखिए, आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में चारों डेरिवेशन को एक साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, चारों डेरिवेशन एक ही क्लास में अपन करने की कोशिश करेंगे। तो 4 या 5 डेरिवेशन अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वापस देखिए, वो मैं आपको एक बार पुनः बता दूँ कि पहला जो है वो है mvr
बराबर mv स्क्वायर बट्टा आर बराबर 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, पहला। दूसरा एम वी आर बराबर एन एच बट्टा 2 पाई। तीसरा अभिग्रहित बोर का था E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। इसके अलावा क्या फॉर्मूला काम आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो चौथा न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मूला एज सच काम आएगा। ये मेन 4 फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रखिए। क्लियर? इसके बाद हाँ, एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आगे काम आ सकता है। अगले सारे डेरिवेशन का मैं एक और बता दूं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा हो गई। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ ताकि अगली डेरिवेशन आपके काम आए। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बताओ? तो के Q1 Q2 बट्टा आर होता है। अब के कितना होगा? 1/4πε0। हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए Q1 कितना होगा? जेड ई। क्लियर? और बाहर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आप चेन मैटर करेगा, तो माइनस ई। इलेक्ट्रॉन है ना, जेड ई तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर की बात है, और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई बट्टा दूरी कितनी आर। तो यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बट्टा आर, किसमें भाई? माइनस के साथ है, माइनस के साथ है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कैसी है? माइनस है। फिर नंबर 7 फॉर्मूला देखें, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा होती है E बराबर K प्लस यू। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अब निकालने क्या है वो भी मैं पहले ही बता दूं आपको। तो 8वां 9वां और 10वां ये भी बता देता हूं। सारे फॉर्मूले याद रखना भाई, सारे फॉर्मूले ध्यान रखना। 8वां 9वां 10वां क्या है? अगली क्लास के लिए अपना काम का है। तो अपन त्रिज्या जो निकालेंगे वो आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। n बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, तो n स्क्वायर बाय जेड। वेग 2.18 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। पहले मैं क्या होता है पहली कक्षा का मान मैं लिख देता हूँ, मेरे लिए आसान रहता है। अब देखो वेग है तो ये हो जाएगा जेड बाय एन। और कुल ऊर्जा जो होती है वो होती है ई, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हो जाएगी वेग का स्क्वायर गतिज ऊर्जा है, तो कुल ऊर्जा भी क्या होगा? इन पीछे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर, वी और ई। टोटल ये 10 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, कहीं ना कहीं अपने काम के हैं, तो इसलिए इसको आप अपने दिमाग में बिठाइए। क्लियर? अगली क्लास में अपन आगे चारों पांचों जो भी 4-5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सारे उसी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन वाला मामला है। 4-5 मिनट बचे हैं क्लास में, मुझे पता है, लेकिन अगली क्लास में अपन इसको सारे डेरिवेशन करेंगे। तब तक ये फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में सेट हो गए सारे के सारे, तो निश्चित रूप से अपने को बेहतरीन एक और फॉर्मूला है वो भी याद आ गया मेरे को, तो बता दो। 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ऐसा कर लो। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर? मेरे हिसाब से हो गया n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, इस तरह से। ये टोटल 11 फॉर्मूले ये अपने काम आएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास प्यारे बच्चों हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो बच्चों, मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ कि आप 90 to 90 से अबव परसेंटेज बना सकते हो। एक वीडियो को आप कई बार देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को ये लिंक सेंड करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।